जिस दिन निखिल सर को पहली बार मिला, पहले तो उन्होंने स्कैम 1992 की तारीफ की। वेरी हैप्पी कि भाई सर ने देखी है सीरीज़ और उस सीरीज़ के चलते मुझे उन्होंने बुलाया हुआ है। मैं बहुत ही प्राइड के साथ कह सकता हूँ कि ग्लोब थिएटर में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला है और वहाँ पर शेक्सपियर के प्ले के अलावा और कोई प्ले परफॉर्म नहीं होता। और कांति भाई की एक अलग बोलने की, उनका एक अलग लहजा और उनका बोलने की स्टाइल थी और वो क्या बोलने से पहले यूं करते हैं, हाँ बच्चा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्षित जोशी। मैं हूं आपका होस्ट फॉर द स्पॉटलेस पॉडकास्ट। आज हम मिस्टर चिराग वोरा से मिलने जा रहे हैं, हु हैज़ बीन इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन 25 years. And when we talk about Gujarati plays, Gujarati films, Hindi web series, name it, he has worked in all of it. And today we are with the man himself. Sir, welcome to the Spotless Podcast. थैंक यू सो मच हर्षित। It is really an honor to have you. And अभी सबसे पहले अगर recent and like most exciting बात करें तो of course who can forget about Freedom at Midnight, which is amazing. बिल्कुल। एंड हमारे देश की बहुत क्रिटिकल स्टोरी भी रही है सर। तो आप ये जो आपने लैंड किया है रोल, या हाउ यू वर अप्रोच्ड, हाउ डिड यू डू दिस, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट दिस? 2022 की बात है। कास्टिंग डायरेक्टर कविश सिन्हा का फ़ोन आया था करीबन इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक कि इस वेब सीरीज़ का कास्टिंग होने जा रहा है, निखिल सर मुझे मिलना चाह रहे हैं। ओके। और मुझे बताया नहीं गया था कि क्या हो रहा है, क्या वेब सीरीज़, क्या सब्जेक्ट, क्या रोल। और निखिल अडवाणी सर की यानी मिलना हो रहा है, ये सुन के ही मैं तो एक्साइटेड था कि चलो मिलते हैं। करेक्ट। तो जिस दिन निखिल सर को पहली बार मिला तो पहले तो उन्होंने स्कैम 1992 की तारीफ की। तो मैं खुश हूँ, यानी आई वॉज वेरी हैप्पी कि भाई सर ने देखी है सीरीज़ और उस सीरीज़ के चलते मुझे उन्होंने बुलाया हुआ है। और फिर उन्होंने बताया कि इस तरह से फ्रीडम एट मिडनाइट के ऊपर वेब सीरीज़ बनने जा रही है और गांधी के रोल के लिए मुझे कंसिडर किया जा रहा है। तो आई वॉज यानी मोर देन एक्साइटेड। यस, करेक्ट। पर सर ने मुझे देख के ये भी कहा कि यार गांधी के रोल के लिए कास्ट तो करते हैं, करेंगे, शुरू होगी यानी शूट ये सब तो होगा, पर अब इस वक्त देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है तुम्हें काफ़ी वज़न कम करना होगा। क्योंकि यही फ्रीडम एट मिडनाइट जो प्राइमरीली जो स्टोरी का जो पीरियड है, टाइम पीरियड जो है 1946 के से लेकर 1948 की कहानी है। राइट। जिसमें कि किस तरह से पार्टीशन हुआ, किस तरह से हमें आज़ादी मिली, ये सब बातें बुनी गई है। तो बस इस तरह से मिलना हुआ। मुझे फाइनल किया गया और ये सब बाद में गांधी को पाने की सारी जद्दोजहद जो है वो शुरू हुई। राइट, क्योंकि सर आपने जस्ट वही उसी के बेस पे मुझे एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि जब आप गांधी का रोल कर रहे हो तब एक एक्टर के लिए देयर आर थिंग्स लाइक इम्प्रोवाइजेशन, देयर आर थिंग्स लाइक अ कैलकुलेटेड मूव अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर। तो आपके लिए मतलब आपका जो प्रोसेस था टू गेट इन दिस कैरेक्टर, हाउ वाज इट? कैन यू प्लीज टेल अस 1-2 थिंग्स अबाउट इट? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जैसा कि मुझे वज़न कम करने के लिए कहा गया था, क्योंकि मैं थोड़ी तोंद लेकर या नहीं जा सकता ज़्यादा वेट लेके यानी फैट्स के लेयर्स लेके बॉडी पे गांधी का रोल यानी उस एज ग्रुप या गांधी का किरदार नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो करीबन मैं 72 kg था जब मैं पहले दिन मिला था निखिल सर को, और शूटिंग के पहले दिन पर मैंने जो वज़न कम करने की मेरी जो प्रोसेस रही, उसके बाद मैं शूटिंग के पहले दिन 56 kg का था। तो 16 किलो कम किया था। और यानी ये तो ढांचा पाने की बात है, उनकी बॉडी पाने की बात है। पर हमेशा ये सोचता था, मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, गुजराती में मारा सत्याना प्रयोगों के नाम से है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ जो है, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी। और
जैसा कि मैंने कहा कि कहानी जो है वो 46 से लेके 48 तक है प्राइमरीली। 2 years. उसमें कुछ किस्से हैं जो फ्लैशबैक्स के हैं, जहाँ पर मैं यंग गांधी भी प्ले कर रहा हूँ, पर प्राइमरीली 46 से 48। गॉट इट। तो मेरा हमेशा ये सोचना होता था कि करीबन 76 ईयर्स के रहे थे गांधी जी तब 46 में, और उन्होंने हमेशा अखंड भारत का सपना देखा था। वो हमेशा अहिंसा में मानते थे। हमेशा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने बेटों की तरह माना था। तो बाय द यानी 46 जब तक पहुँचे हम, यानी आज़ादी की जब हमें अब मिलने जा रही थी, तब उनका अखंड भारत का सपना टूट रहा था। उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और उनकी आइडियोलॉजीज में वो लोग अलग होते जा रहे थे, डिसरप्ट हो रही थी पूरी। यस। और हमेशा जो इंसान अहिंसा में मानते थे, वो देश में सब जगह पर हिंसा फैल रही थी। राइट। और जिस तरह से, यानी मैं हमेशा ये सोचता था कि उस आदमी पे क्या बीती होगी, और हमेशा यानी वही एक दिमाग में ख्याल रहता था कि उस एज में, और एट द सेम टाइम फिर भी उनकी वो हमेशा जिद रही कि मैं भारत को टूटने नहीं दूंगा। गॉट इट। कहीं भी हिंसा हो तो मैं उसे रोकने के लिए मेरी जान भी चली जाए, फिर भी मैं वो कोशिश करता रहूँगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों सीज़न की यानी 15 एपिसोड की हमें बाउंड स्क्रिप्ट वेरी फर्स्ट डे जब मैं गया था, यानी हमारी शूट शुरू हुई उसके करीबन 1.5-2 महीने पहले हमें बाउंड स्क्रिप्ट दे दी गई थी। ओके। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया शो। जब आपको पूरी स्क्रिप्ट मिल जाती है तो एक एक्टर के तौर पर आपको अपना रोल समझने में, और किस तरह से ग्राफ है रोल का, तो वो सब बहुत ही यानी हेल्पफुल रहता है। तो आपके लिए कैरेक्टर स्टडी इजी हो गया बिकॉज बिल्कुल बहुत स्टडी हो गया। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मैं 2022 में मिला था तो शूटिंग शुरू होने वाली थी तब 2023 फरवरी में। गॉट इट। पर करीबन 2023 जनवरी के एंड में निखिल सर की ओर से कॉल आया, उनसे मिलने गया तो सर ने कहा कि यार चिराग, शो थोड़ा पुश कर रहे हैं, थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं, और क्योंकि स्क्रिप्ट जहाँ जो मैं चाहता हूँ उस तरह से अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। करेक्ट। तो थोड़ा पुश टाइम कर रहा लेके। हूँ। हाँ, टाइम लेते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। तो और मैं भी बहुत ही मानता हूँ कि शो अगर शुरू होने से पहले अगर पेपर पे पूरा शो डायरेक्टर के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हो तो बहुत ही आसानी होती है। वेरी ट्रू। तो सर ने कहा कि अभी जो फरवरी में 2023 में शूट करने जा रहे हैं वो करीबन अप्रैल में होगा करीबन। फिर अप्रैल में पता चला कि अब सितंबर में जा रहा है। डिले होते गए। डिले होते 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 24 फरवरी में हमने शूटिंग शुरू की, तो इट पोस्टपोन टिल 1 ईयर। सो इस दरमियान जो मैं वज़न घटा चुका था, उस वक्त जो था मैं करीबन 60 kg तक पहुंच चुका था, पर फिर शो पोस्टपोन हुआ। तो ये जो 2-3 महीने पोस्टपोन होता है तब आप मेंटेन करना, आप करते हो मेंटेन कि भाई अब करना पड़ा, कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। और फिर और 2 महीने तो करीबन 1 साल जो है वो तो मैं मेंटेनेंस जोन में था। करीबन 60 kg मैं मेंटेन करता रहा। राइट। और जब पता चला कि अब फरवरी 2024 में हम शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो और मैंने रिगरस ट्रेनिंग करना शुरू किया और थोड़ा कम किया। सो बेसिकली वो बहुत बड़ी चैलेंज थी कि अपने आप को उस बॉडी वेट में और उसे मेंटेन करे। नहीं सर, एब्सोल्युटली दैट इज़ रियली अ चैलेंज, चाहे वो घटाना हो या बढ़ाना हो। एंड सर मुझे पूछना था कि आपने इसके अलावा भी देयर वर सर्टेन गांधी रोल्स दैट यू हैड डन? ओह यस, मैंने थिएटर में 2 बार
अलग अलग प्रोडक्शंस में मैंने गांधी के रोल किए हैं। एक बार इंग्लिश प्ले हुआ था गांधी द म्यूजिकल नाम से, ओके एनसीपीए का प्रोडक्शन था, तो उसमें मैं ओल्ड गांधी का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। और फिर मैंने एक प्ले किया था भारत भाग्य विधाता, ओके जो कि प्रकाश भाई ने लिखा था और राजू भाई जोशी ओके उन्होंने डायरेक्ट किया था। राइट। तो भारत भाग्य विधाता में मैं यंग गांधी से, बस अब ओल्ड गांधी की शुरुआत है वहाँ तक का कैरेक्टर प्ले किया था। उस प्ले में इंटरेस्टिंग चीज़ और एक ये भी थी कि उसमें 3 गांधी दिखाए गए थे। ओके यानी पास्ट, यानी गांधी जी का पास्ट यानी बचपन उनका, तो एक दूसरा एक यंग लड़का गांधी जी का कैरेक्टर कर रहा था। मैं प्रेजेंट में गांधी जी का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, और एक जो है वो फ्यूचर वाले गांधी। तो इस तरह से पूरी उनकी जर्नी दिखाई गई थी। तो दैट वाज आल्सो वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। और यस, मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि वेब सीरीज़ में गांधी का रोल करने से पहले मैं 2 बार नाटक में आप कर चुके थे, क्योंकि सर उसमें लाइक मेन चीज़ ये है कि जब आप इसमें, जैसे कि आपने कहा कि 46 टू 48 फेज था, इट वाज द ओल्ड गांधी फेज, जहाँ पे उनका एक्चुअली इट वाज वेरी नियर टू हिज डेथ फेज एज वेल। एंड जब ड्रास्टिक जो ट्रांजिशन आपका है जो प्ले में था एंड यहाँ पे था, वो दोनों यूनिक, लाइक आप बिकॉज यू वर प्रेजेंट गांधी ओवर देयर एंड यहाँ पे आप जब ओल्ड फेज कर रहे हो, तो आपके लिए वो जो 2 ट्रांजिशन था, इट वाज लाइक इवन टू गेट इन दैट जोन, वो अलग था। बिल्कुल, वो अलग ये भी होता है कि जब आप थिएटर में कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मैंने गांधी जी का किरदार प्ले किया तो मैं वज़न कम करना मैंने किया था, पर इतना जो ड्रास्टिक जो कैमरे के सामने परफॉर्म करने के लिए आप जो मैंने ट्रांसफॉर्म हुआ, मैं उतना स्टेज पर नहीं हुआ था। राइट। और मैं समझता हूँ कि सच्चाई तो दोनों प्रोडक्शन में रही थी, हाँ, सभी जगह होती है। जब परफॉर्म करने की बात आती है तो परफॉर्म करने की सच्चाई और वो जो मेहनत जो है वो हर जगह एक सेम रहती है। कैमरे के सामने ये होता है कि ज़्यादा आपके फेस के सामने नज़दीक होता है। थिएटर में क्या है कि लॉन्ग फॉर्मेट, लॉन्ग मीडियम है, और आपको लाउड भी होना पड़ता है वहाँ पे, और ऑडियंस भी बड़ी दूर बैठी है, आपको ज़रा प्रोजेक्शन के साथ आवाज़ में डायलॉग्स अपने बोलने होते हैं। जबकि कैमरे के सामने आप बहुत ही, यानी आप कंट्रोल्ड, बहुत ही मतलब थोड़ा सा भी चीज़ करें तो थोड़ी सी भी चीज़ जो है वो बहुत ही लाउड होके दिखती है। तो ये जो मीडियम का जो तफावत है, तो उसे ध्यान में रखते हुए परफॉर्म करना था। ओके। एंड सर, टेक्निकल साइड में आपने कभी लाइक बिहाइंड द कैमरा हो, लाइक एनी साइड, लाइक एज अ असिस्टेंट, एज अ डायरेक्टर, आपने कभी काम किया है वो चीज़ में भी? नहीं, मैंने उस तरह से तो टेक्निकली काम नहीं किया है, पर मैं ज़्यादातर शूटिंग के वक्त, जब यानी शुरू से जब कभी भी शूटिंग का मौका मिलता था, तो मैं जब मेरे सीन्स होते हैं, मुझे परफॉर्म करना होता है, तब तो मैं परफॉर्म कैमरा के सामने हूँ, पर उसके बाद भी मैं जब मेरी शूटिंग नहीं होती थी तो मैं ज़्यादातर सेट पे रहना पसंद करता था, और मैं यानी देखना और ऑब्जर्व करना। और मैंने हमेशा, मैं समझता हूँ कि उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ओके। लोगों को परफॉर्म करते हुए देखना, ओके, गॉट इट। वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, तो और मॉनिटर में यानी वो किस तरह से स्क्रीन पे कैसे दिखता है, तो ये सब जो ऑब्जर्व करता रहा, उससे भी मैं समझता हूँ कि हर एक एक्टर को बहुत फ़ायदा होता है। वेरी ट्रू। एंड सर, ये जो आप जोन में थे, स्पेशली बीइंग इन अ गांधी जोन, आप एक कैरेक्टर में हो, कट हो गया डायरेक्टर का, फिर उसके बाद उससे बाहर निकलना, वाज इट इजी कि थोड़ा टाइम के बाद कि आप वही कैरेक्टर में कि फटक से चिराग वोरा इज हियर, लाइक दैट स्विच वाज देयर? नहीं, ज़्यादातर तो वो, यानी वो तो एक ये तो रहता ही है कि किरदार प्ले कर रहे हैं, बराबर, तो हमेशा उसी सीन में या उसी यानी किरदार में रहना तो मैं नहीं समझता हूँ पॉसिबल है। पर हाँ, एट टाइम्स जब सीन कंटिन्यू हो रहा है, जब लाइटिंग हो रही है या एक टेक किसी भी वजह से वो टेक ओके नहीं रहा और दूसरा टेक हो रहा है,
तो उस मोमेंट में उस वक्त जो है वो उस सीन के थॉट में रहने की कोशिश बिल्कुल करता हूँ मैं। राइट। पर एक बार सीन हो गया तो उसके बाद ये नहीं होता कि अभी भी मैं गांधी जी के किरदार में हूँ या उसी थॉट प्रोसेस में हूँ। बाद में दूसरे सीन की तैयारियाँ शुरू होती है, तो ये नहीं होता कि उसी में होता हूँ। तो फिर कट होने के बाद वो यू आर हो गया, चलो हो गया। एंड ये तो सिर्फ अभी रिसेंट की बात हो गई, लेकिन हम अगर बात करें फ्रॉम मूवीज द वेरी स्टार्ट, लाइक रहना है तेरे दिल में, वी टॉक अबाउट लगे रहो मुन्ना भाई, वी टॉक अबाउट बिल्लू, ओ माय गॉड, तेरे बिन लादेन 2 विच हैड कम, एंड ऑफ कोर्स जो रिसेंट हिट थी जो स्कैम 92, एंड एक गुजराती मूवी विच केम इन 2024, लोचा लापसी, एंड देर आर सो मेनी, मतलब अगर मैंने तो नाम कितने लिए भी नहीं है, हमारे कितने सारे, नॉट जस्ट इन द इंडस्ट्री, फ्रॉम गुजराती प्लेस टू एवरीथिंग, लाइक आई सेड बिफोर, सब चीज़ में यू हैव लिटरली, मतलब आप सब चीज़ में काम कर चुके हो सर। तो इसमें मेरा एक, एक्चुअली मैं हमेशा वंडर करता था कि जब एक प्रोजेक्ट एक हिट होता है, चाहे वो हिट मूवी हो या सक्सेसफुल कमर्शियल फिल्म हो, सिर्फ उसी के बेसिस पे एक एक्टर को वर्क मिलता है, या इवन इफ द फिल्म इज डन ओके बट परफॉर्मेंस इज अप्रिशिएटेड, तो भी मिल सकता है, कि वो दोनों का जो डिफरेंस है ग्राफ, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? यार मैं समझता हूँ कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। चाहे मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही, जैसा कि जो आपने सारी फिल्में यानी जो कही कि समझिए कि तेरे बिन लादेन, वो बहुत ही यानी कहे ना कि बहुत ही अंडरडॉग फिल्म थी और Right. बहुत ही अप्रिशिएट हुई थी फिल्म। फिल्म बहुत अप्रिशिएट हुई, काम अप्रिशिएट हुआ, पर किया हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता, या मैं कहता हूँ ना, वो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ तो देता है। तो ये सारी फिल्में जो मैंने की है वो मुझे एक अलग अनुभव दिया है उस काम ने मुझे, और उससे कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा ही हुआ है। राइट। ये मैं मानता हूँ। नॉट इमीजिएटली, शायद मुझे एकदम से पता ना चले कि इस फिल्म की वजह से मुझे लाइक इमीजिएट नेक्स्ट 1-2 महीने में रिलीज़ के मुझे कुछ फ़ायदा हुआ, बट इट ऑलवेज एड्स, इवेंचुअली इट एड्स टू योर नॉट जस्ट टू रेज्यूमे, कि भाई आपके बॉडी ऑफ वर्क में लोग आपको कंसीडर करते हैं। पर सबसे बड़ा फ़र्क जो मैं समझता हूँ वो स्कैम 1992 से पड़ा। ओके। क्योंकि उससे पहले मैं जिस तरह के मुझे रोल्स मिलते थे या मुझे कंसीडर किया जाता था, वो बहुत ही स्टीरियोटिपिकल एक, मैंने काफ़ी सारी एड फिल्म्स की है, कुछ फिल्म्स की है, तो मुझे एक कहिए ना कि एक टाइप कास्ट हुआ था कॉमिक कैरेक्टर में, लिटिल ओवर द टॉप कैरेक्टर्स में। राइट। लेकिन स्कैम 1992 के बाद लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ, और मैं कम्प्लीटली आई एम थैंकफुल टू हंसल सर। हंसल सर ने मुझे इस रोल में कास्ट किया, और अदरवाइज़ उससे पहले मुझे किसी ने इस तरह के रोल में कास्ट नहीं किया था। नहीं सर, डेफिनेटली, बिकॉज इसमें जैसा आपने जस्ट मेंशन किया कि बीइंग टाइप कास्टेड इनटू कॉमिकल, बट आपने जो, मैंने ऑब्जर्वेशन से, चाहे वो हे बेबी हो या जितने सारे भी, व्हेन आई सी योर फेस, इमेजिन योर फेस, कॉमिकल एक्सप्रेशंस में, आई फील, आई माइट बी रॉन्ग, कि आपका थोड़ा अपर हैंड ज़रूर है, मतलब आपके बहुत सारी चीज़ों में, बट व्हाट आई फील इज़ कि वो चीज़ में जब मैं देखता था, तो आपने कभी माइम भी किया है सर? माइम यानी मैंने जब मैं कॉलेज में था, मैं मिठी बाई में था, वहाँ से मैंने वहीं से ड्रामेटिक्स से की शुरुआत हुई। तुम्हारी भी मिठी बाई? वाह। तो वहीं से इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन की शुरुआत हुई। वहीं से मैं तब मिठी बाई कॉलेज में एक पराग विजय ड्रामा एकेडमी नाम से एक ड्रामा इंस्टीट्यूट हुआ करती थी, तो मैं उसमें भी 1 साल रहा। मैं इवेंचुअली ड्रामा एक्टिंग जो है वो वहाँ से सिखाते थे। करेक्ट। तो वहाँ भी ट्रेनिंग ली मैंने, और वहाँ पर मैंने माइम भी सीखी, मैंने बॉडी मूवमेंट भी सीखी। तो इस तरह से जर्नी की वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो यस, मैं अलग अलग पहलू जो है एक्टिंग के, क्योंकि आप इंटर कॉलेज में भी आपने, मतलब आप उधर से आप जैसे स्टार्ट किए थे, फिर आपके जैसा प्लेज आए, एंड देन उसमें आपने कांस्टेंट एक्सपीरियंस जैसे आप लेते गए, बिकॉज इन इंटर कॉलेज कंपटीशन तभी बहुत हाइप भी था, बिल्कुल व्हेन दे यूज्ड टू डू। और
और आपने लाइक बेस से स्टार्ट किया था, तो दैट शोज कि जब एक एक्टर के लिए रूट जो है, यू कैन ऑब्वियसली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर रूट है तो वो ड्रामा, इफ प्लेज आर देयर, तो ब्रांचेस जो है वो ये जो प्लेटफॉर्म्स है हमारे, ओटीटी हो या फिल्म्स हो या सीरीज हो, वो आपके इसमें लाइक कितने वो चीज़ एज अ रूट, हाउ दैट बेस इज हेल्पिंग यू? नहीं, वेरी मच भाई। थिएटर का बेस जो है वो तो हर एक एक्टर को बहुत हेल्प करता है, और उसमें कोई दो राय नहीं। Right. क्योंकि जो आपको ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन जो रियाज करने की जो बात है, वो मैं समझता हूँ आपको थिएटर ही दे सकता है। Right. क्योंकि एक ही परफॉर्मेंस को ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन करना, और उसमें से आपको ये यानी कहते हैं ना कि वो अवेयरनेस के साथ कि आप और कितना किस एरिया में इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये थिएटर आपको देता है वो स्पेस, वो टाइम। यस, इट ऑलवेज हेल्प्स, इट ऑलवेज हेल्प्स। इसके अलावा भी वर देयर एनी करियर दैट यू हैड अडेप्टेड के बीच में, या कोई फेज एंड कुछ और कोई और चीज़ की थी आपने? यार मैं हमेशा से एक्टिंग ही कर, जब से मैंने यानी कॉलेज में शुरुआत की मैंने, तो तब से एक्टिंग ही करना चाहता था। पर ऐसा होता है ना कि जिस तरह का काम हमें करना हो वैसा ना मिले शुरू के टाइम में। जब मैं 95 की बात कर रहा हूँ, 97 की बात कर रहा हूँ, तो तब कुछ नहीं कर रहे थे। घर से भी ये हो रहा था कि यार तू क्या कर रहा है, तू कर, यानी मेरे पेरेंट्स कहते थे कि तू एक्टिंग करना चाहता है तो बिल्कुल कर, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा तू तो कुछ और कोशिश कर ले, साथ में एक्टिंग भी कर साइमल्टेनियसली, तुझे कोई मना नहीं कर रहा। बराबर। दे वर वेरी सपोर्टिव। तो उस दरमियान मैंने कुछ, यानी मैंने एक सीए के यहाँ पे 3 महीना जाके जॉब किया था। ओके। मैं कुछ और भी फ्रीलांसिंग करता था, पर हमेशा दिल तो एक्टिंग की ओर ही झुकाव रहा। बराबर। और कोशिशें मेरे हमेशा जारी रही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिंग करने का काम मिले, और फिर इवेंचुअली काम बनता गया। नाटक मिलते गए, एक से दूसरा काम बनता गया। और बट सर आपकी परसिस्टेंसी काम आई, क्योंकि अच्छा हुआ कि आप स्टिक होते रहे, बिकॉज वी कैन सी दैट। एंड आज जब स्पेशली वेब प्लेटफॉर्म्स पे इट फील्स वेरी नाइस कि someone who's been in this industry for so long and he's getting to prove himself also. That is very good. बिल्कुल actually. हमारी इंडस्ट्री में यही है कि काम करते रहना पड़ता है, हौसला रखे रहना पड़ता है, पेशेंस है, परसिवियरेंस है। सो और अपने आप में यानी विश्वास, यानी वेरी इंपॉर्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड फिर यार गॉड्स ग्रेस, ऑफ कोर्स, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, नहीं बिल्कुल, तो काम से काम बनता गया, और कुछ नहीं। मैं समझता हूँ समय बड़ा बलवान, कोशिश सब लोग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं इवेंचुअली, और मैं समझता हूँ देन डेस्टिनी टेक्स यू। वेरी ट्रू। एंड आपको कभी फैमिली सपोर्ट वाज ऑलवेज गुड, और इट वाज लाइक अ प्रॉब्लम इन बिटवीन? नहीं, मैं यानी आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे फैमिली का सपोर्ट रहा हमेशा। मैं जो करना चाहता था तो उसमें कभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया। और पर हाँ, हर एक पेरेंट्स की जैसे एक कंसर्न होती है। अब जब मैं खुद, मेरा एक बेटा है, और मैं समझता हूँ कि अब मैं समझता हूँ कि कितनी उनको कंसर्न होगी, कितनी रही थी, और वाई दे वर सो मच वरीड अबाउट मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैं कुछ नहीं कर रहा था। और सो या दे वर राइट इन देयर ओन वे, और बट दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। वंडरफुल। एंड सर आपके जो वाइफ भी है, बिकॉज यू जस्ट इन 2015 यू हैड गॉटन मैरिड। यस। तो उनका वो यही करियर में है कि शी डज समथिंग एल्स? नो, शी वाज, जब मैं मिला एट दैट टाइम शी वाज अ कैबिन क्रू। ओके। पर नाउ शी इज़ अ होम मेकर, शी इज़ एन आर्टिस्ट। वो ड्राइंग्स बनाती हैं, वंडरफुल, मिक्स आर्ट। सो लाइक शी कैन, बिकॉज क्या होता है कि someone from the same career does understand that wavelength, but काफ़ी बार क्या होता है कि एज अ पार्टनर किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी कभी कभी जानना ज़रूरी है। तो आपके लिए वो चीज़ वाज नेवर अ प्रॉब्लम? हाँ, शी वाज आल्सो इनटू थिएटर फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम इन हर कॉलेज डेज। ओके। तो उसे पता है कि क्या लाइफ होती है एक्टर की।
एंड शी वाज आल्सो कैबिन क्रू, तो उसकी भी लाइफ जो है शी नोज कि भाई घड़ी की सुई के हिसाब से काम नहीं होता. बराबर. तो yeah, she's very supportive and she understands me very No, well. actually that helps a lot. हाँ हाँ And बिल्कुल. sir, आपने एक चीज़, I think in London there's a theater called Shakespeare Globe Oh yes. Auditorium. तो वहाँ के बारे में जो जितना तक मुझे पता है, आई थिंक एक इनवाइट ओनली बेस्ड प्लेज आ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल. सबको तो अलाउड नहीं है Right. टू परफॉर्म एट सच अ प्रेस्टिजियस थिएटर. तो उस बारे में आप बताएंगे, ऑन ऑल्सो द प्ले दैट यू हैड डन. हमने 2012 में शेक्सपियर ग्लोब थिएटर की ओर से एक शेक्सपियर की यानी ऑल ओवर वर्ल्ड से शेक्सपियर के प्लेस को इनवाइट किया गया था. ओके. तो 37 प्लेस को इनवाइट किया गया था फ्रॉम 36 डिफरेंट कंट्रीज. वाओ. सिर्फ इंडिया में से 2 प्ले गए थे. ओके. यस, हमने जो प्ले किया था वो था शेक्सपियर का ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल का गुजराती एडेप्टेशन. ओके. सौ सारू जेनु छेवट सारू के नाम से हमने शेक्सपियर ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया था. ओके. और प्ले लिखा था मिहिर भूता ने और डायरेक्ट किया था सुनील शानबाग ने और म्यूज़िक दिया था उदय मजूमदार ने. इट वाज अ म्यूजिकल प्ले. या और बहुत ही यानी इट वाज कहे ना कि ग्लोब में परफॉर्म करना, अगर आप किसी भी, और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि थिएटर कम्युनिटी में बहुत कम लोग और गुजराती कम्युनिटी में बहुत कम लोग जानते हैं कि उस जगह का महत्व क्या है. वहाँ जैसे होता है ना कि आप बद्री केदार हुआ है, मक्का मदीना हुआ है, तो वैसे अगर आप थिएटर की लाइफ से जुड़े हुए हो, जैसे अगर हम कहते हैं यहाँ पर मुंबई में जैसे कहते हैं कि पृथ्वी थिएटर में परफॉर्म करना अपने आप में बहुत ही एक सुकून देता है. वेरी ट्रू. तो वैसे ही अपने आप में बहुत गर्व की बात है. बहुत मैं मैं बहुत ही प्राइड के साथ कह सकता हूँ कि मैं ग्लोब थिएटर में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला. मतलब इनवाइट ओनली से ही हमें पता चल जाता है कि yes. ये और वहाँ पर शेक्सपियर के प्ले के अलावा और कोई प्ले परफॉर्म नहीं होते. ओके. या सभी अलग अलग कंट्रीज में से सिर्फ एक नाटक को बुलाया गया था. सिर्फ इंडिया में से 2 नाटकों को बुलाया गया. एक हिंदी में जो कि 12th नाइट पर से पिया बहरू पिया नाम का जो नाटक बना था वो वहाँ पर परफॉर्म हुआ था. ओके. और हमारा ये नाटक. और अगेन एक बहुत ही गर्व की बात यह है कि हमें 2012 में 2 शो के लिए बुलाया गया था और 2014 में उस शो के जो हमारे रिस्पांस जो हमें मिला था उसके चलते 2014 में हमें और 5 शो करने के लिए अगेन ग्लोब थिएटर में बुलाया गया था. दैट इज वंडरफुल एक्चुअली. कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट इज टू. एंड आपके लिए नहीं, एक्चुअली हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि इंडिया आप इट इज Mr. Chirag Vohra and team going for the play, but absolutely, India is going for the play. That is also the one of the reason. And एक चीज़ मुझे हमेशा मैं सोचता था कि जो वहाँ की वर्किंग स्टाइल है, जो उन लोग का लंदन का थिएटर के जो लोग हैं, वर्किंग स्टाइल है, प्रोसेस है, हाउ डिफरेंट डू यू फाइंड इट फ्रॉम हियर? सी वर्किंग स्टाइल का तो नहीं पता, पर क्योंकि हमारा तो यहीं से प्ले था और हमारे यानी डायरेक्टर भी सुनील शानबाग यहीं से हैं. और सो वर्किंग स्टाइल का तो नहीं पता, पर अलग अलग हमने कुछ वहाँ पर प्लेस भी देखे थे. एक प्ले ऐसा देखा था कि जो डम्ब एंड डेफ लोग परफॉर्म करते हैं. ओके. कोई डायलॉग, वैसे डायलॉग आपको सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ साउंड कुछ कुछ आपको समझ में आ रही है, बट एट द सेम टाइम बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बॉडी मूवमेंट की वजह से आप समझने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है प्ले में. सो वो एक एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि जो आदमी ना बोल सकता है ना सुन पा रहा है और फिर भी वो ऐसे परफॉर्म कर रहा है और यानी आपके दिल तक वो सारी बातें पहुंचती हैं जो टेक्स्ट कहना चाहती है. प्रिपरेशन ऐसी है एंड सच. या एंड क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना था कि जैसा हम छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे थिएटर्स में, कि कभी
पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब लिटरली एक नीडल तक की आवाज़ नहीं आती वहाँ पे। या यहाँ पे थोड़ा ऑडियंस का ये हो गया, कभी मोबाइल का हो गया, कभी कुछ ना कुछ हो गया, कोई बात कर लिया। हाँ ये चीज़ एक्चुअली वो लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली लेते हैं। हाँ 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 वहाँ पर उस हिसाब से काफ़ी काफ़ी डिसिप्लिन। और ग्लोब थिएटर का ये भी है कि ये एक ओपन एयर ऑडिटोरियम है, हुँ, जहाँ पर आप थिएटर के पास जो जगह होती है वहाँ पर लोग स्टैंडीज यानी खड़े होते हैं। राइट। और अगर बारिश भी अगर गिरे तो लोग छाता अपना खोल लेते हैं ताकि वो लोग भीगे ना। वाओ! इट इज़ ओपन एयर। और बाकी जो है वो फुल सर्कल में लोग बैठे हुए होते हैं, लाइक 2 स्टोरीड। वाओ! सो क्राउड, मतलब क्राउड भी उतना कैपेसिटी तो बहुत ही है। बहुत बहुत यानी ये अपने आप में वहाँ पर होना ही एक अपने आप में बहुत ही गजब अनुभव है। राइट। एंड सर, जैसा कि आप जितने भी इतने सारे आप मूवीज़ में रोल्स करते आए हैं, चाहे वो स्मॉल रोल हो, मिडवे हो, बिग हो, तो कभी ऐसा लगता है कि एक एक्टर का एक कभी-कभी हौसला टूट जाता है कि यार मुझे तो इधर मतलब एक इसके लिए बुलाया या इसके लिए, तो क्लियरली आपका नहीं टूटा है। जिस तरीके से आप इंडस्ट्री में ऑन द वे यू हैव वर्क्ड, इट क्लियरली शोज़ दैट नहीं, बट नहीं वो एक होता है, वो कभी हुँ, कभार ऐसा होता है कि यार मैं थिएटर में अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छे रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा है और यहाँ पर फिल्म्स में या आ, मुझे कंसिडर नहीं किए यानी वैसे रोल नहीं मिल रहे, पर हुँ, एट द यानी वही है जहाँ पर आप अपने आप को टिकाए रखना, अपने आप को ये ये कहना कि वो हिम्मत ना हारना, यही अपने आप में है कि यार वहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता। थिएटर में भी मेरी जब शुरुआत हुई, जर्नी हुई, आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे अच्छे रोल्स मिले, यानी शुरू से मुझे अच्छे रोल्स मिले। पर फिल्म्स में इतने सारे लोग होते, हुँ, हुँ, यानी वर्ल्ड ओवर, यानी पूरी इंडिया से लोग आते हैं, राइट, वर्ल्ड ओवर से लोग आते हैं बॉलीवुड में अपना अपनी बिल्कुल, किस्मत आजमाना। बिल्कुल। तो वहाँ पर लोगों को यानी ये कहे ना कि ये कॉन्फिडेंस आए या ये अ, मुझे देखे और यानी ये यानी और वैसे कोई कहे ना कि हीरोइक पर्सनालिटी, कन्वेंशनल हीरो जैसा मेरा अपीयरेंस नहीं है। तो यानी ये सब भी मायने रखता है इनिशियल जब आप शुरुआत करते हैं। जब मैं 97-8 की बात कर रहा हूँ, ओके। तो तब ये सब बहुत मायने रखता भी था। और पर फिर भी शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं रोल्स मिलते गए, काम अच्छा होता रहा और डेफिनेटली। काम से काम बनता गया। एंड आप अगर प्लेस की बात करें तो हु कैन फॉरगेट फुल मनी, मास्टर फुल मनी, ओ क्योंकि वो तो एक ब्रेक थ्रू रहा है, लाइक बिल्कुल, स्पेशली मेरी व्हेन लाइफ का वेरी फर्स्ट ब्रेक थ्रू वाज मास्टर फुल मनी 1999। 99, वी आर टॉकिंग अबाउट इजीली 20 years ago, like यस, not 20 but 25। 25 years ago, more than 20, but yes, that was like memorable. But आपके नेचर को देख के सर ज़रा भी ऐसा लगता नहीं है कि यू मस्ट हैव हैड लाइक एनी डिफरेंसेस और नोक जोक विद एनी को एक्टर और अ डायरेक्टर, लाइक इवन ऑन अ माइल्ड लेवल? ऐसा नहीं ज़रूरी कि बहुत बड़ा हुआ हो, बट ऐसा कभी हुआ है कि यार मैं समझता हूँ कि यार सब लोग काम करने आते हैं, सब अपना। और मैं जिन लोगों से एसोसिएट हुआ अपने करियर की शुरुआत में, एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई। जैसे कि मैं जो पहला प्ले हुआ था मेरा इनिशियल डेज में, गांधी के गोडसे नाम से, मैं ये मास्टर फूलमणि से भी पहले, पहले? हाँ। तो उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे एक्टर्स और आर्टिस्ट जुड़े हुए थे। हम्म, उसमें एक दोस्त बन गया विपुल भार्गव नाम से, जो कि अब तो कनाडा में है। हम्म, तो उसने मेरा नाम मास्टर फूलमणि के लिए सजेस्ट किया मनोज शाह को। वाह, तो उसके बाद मनोज भाई से मुलाकात हुई, मास्टर फूलमणि नाटक हुआ और फिर हमारा एसोसिएशन आज दिन तक, यानी आज लाइफ तक चल लॉन्ग रहा मैं कह सकता हूँ राइट। कि उसके बाद फूलमणि हुआ, मनोज भाई से मुलाकात हुई, मनोज भाई के चलते मैं नौशील भाई से मेरी मुलाकात हुई, जिनके साथ मैंने काफ़ी थिएटर किया, नौशील मेहता से। उन दिनों मेरी फिर मास्टर फूलमणि के चलते ही मेरी मुलाकात हुई केतन भाई से, केतन मेहता से। वो तब सरस्वती चंद्र कथा नाम की एक सीरीज़ बना रहे थे, बाईलैंग्वेज, ओके, गुजराती और हिंदी में। ओके, तो उसमें मुझे सरस्वती चंद्र का रोल मिला था और मैं बहुत कुछ सीखा केतन सर के साथ काम करके। कैमरे के सामने किस तरह से परफॉर्म होता है, वो मुझे डांट लगाते थे
कि भाई ये चिराग तू क्या परफॉर्म कर रहा है, देख तू परफॉर्म क्या कर रहा है और स्क्रीन के ऊपर किस तरह से लग रहा है। तो ये सब जो यानी इनिशियल डेज में इस तरह का जो लर्निंग जो मुझे मिला नाटकों में, सबसे मेरा पहला कमर्शियल प्ले जो रहा था उसमें कांति मड़िया डायरेक्टर, यस ऑफ कोर्स, लेजेंडरी डायरेक्टर ऑफ गुजराती थिएटर, करेक्ट। वो नाटक में काम करते ही उनके साथ में उनकी एक काव्य संपदा नाम से एक संस्था हुआ करती थी जो एनसीपीए में पोएट्री रेसिटेशन का एक शोज रखती थी महीने में एवरी संडे एक बार। तो उनके साथ मैं पोएट्री किस तरह से रिसाइट होती है, उसे किस तरह से आप यानी रिसाइट करते हैं लोगों तक, किस तरह से बोलें, किस तरह से उसे पेश किया जाए ताकि वो लोगों तक पहुँचे, तो ये सारी बातें मैं उनसे सीखा। मैं ये मानता हूँ कि मैं बहुत ही भाग्यशाली रहा जो मुझे अच्छे लोग मिलते गए, उनके साथ काम करने से मैं काम सीखता गया और काम से काम बनता गया। राइट, क्योंकि आपने एक्चुअली अभी नाम बोला, वैसे ही मैं आपको पूछने ही वाला था कि आपके कोई फ्रेंड्स या कलीग्स जिसने आपको लाइक एक स्टेप या छोटे से छोटे स्टेप में आपको, चाहे वो जैसे आपने बोला अभी एक रिकमेंडेशन से आपको फुल मनी मिला, एक चीज़ से दूसरी चीज़ मिली, किसी के हेल्प होने से या किसी के बोलने से, तो वैसे ऐसे कितने नेम्स है, कितने एग्जांपल्स दैट यू कैन मेंशन, यू कैन एब्सोल्युटली से इट। जैसे कि मैंने कहा विपुल भार्गव, तो हम होता है ना कि सेट यानी रिहर्सल्स में होते हैं, गाने गुनगुनाते हैं, मस्ती होती है तो चलता है, कभी कभार गाना गुनगुना लिया, गा लिया, तो ये मैं ठीक ठाक सुर में गा लेता हूँ। तो ये सुन के, क्योंकि मास्टर फुल मनी म्यूजिकल नाटक था तो मेरा नाम सजेस्ट किया विपुल ने। फिर मनोज भाई और नौशील भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो नौशील भाई ने प्ले देखा और फिर उनके साथ मैं जुड़ा। बाद में उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया, बहुत ही मेरे दिल के करीब जो एक नाटक है पत्र मित्रों नाम का, वो पहली बार जब मैंने सिर्फ देखा था करीबन 25 साल पहले, और तब मैंने ये इच्छा जाहिर की थी कि कभी ना कभी अगर मौका मिले तो मुझे ये परफॉर्म करना है। तो आज से 3 साल पहले हमने वो प्ले दोबारा जब अब रिवाइव करना शुरू किया तो मैं वो प्ले का हिस्सा बना। फिर परेश रावल सर के साथ जुड़ा मैं नाटकों में से ही, ऑफ कोर्स उनके साथ काम किया, उनके साथ कई सारे, उनकी नाटक में जो रिहर्सल की प्रोसेस है वो मैं देखने जाता था। तो जब आप ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स को काम करते देखते हैं तो उसमें से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। सो इन दैट वे आई वॉज फॉर्चुनेट। बाद में मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं, राकेश व्यास नाम का एक दोस्त है जो कि राजू भाई के साथ भी काम कर चुका है, ओके, या INT में। ऑलराइट। तो राकेश व्यास है, मनीष पटेल नाम का एक दोस्त है, उसी का एक कजिन है जो कि अब US में रहता है, पीयूष पटेल। ओके। या ये सारे दोस्त, तपन भट्ट, योगेश उपाध्याय, ये सारे ऐसे दोस्त हैं जो मैं यानी दिन के किसी भी टाइम बिना घड़ी देखे उन्हें कॉल कर सकता हूँ, या यानी आई कैन गो टू देम एनी टाइम। राइट, क्योंकि इसका इतना भी बोल सकते हैं कि जो क्रेडिट है हम देना चाहते हैं, इसका श्रेय सिर्फ आप अपने आप को नहीं दोगे, ऑब्वियसली ये सारे जुड़े हुए हैं, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा है, उनके बिना मैं आज यहाँ पर ना होता। वेरी ट्रू। लाइफ के कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे उन्होंने मुझे संभाला है और एनकरेज किया है, और ये सब बहुत मायने रखता है, मैं समझता हूँ। एंड सर, अभी तो हमें पता ही है, वी जस्ट सॉ फ्रीडम एट मिडनाइट, बट इज देयर एनी फ्यूचर फिल्म्स और सीरीज जो अभी टॉक्स पे चल रही है, जो आप कर रहे हैं या शूट चल रही हो, यू कैन शेयर एनीथिंग अबाउट इट? नहीं यार, फिलहाल तो ऑनेस्टली तो कुछ नहीं चल रहा, मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा मिले, कुछ अच्छा। आई थिंक टॉक्स में चालू ही है सर तो फ्रीडम एट मिडनाइट का। तो हाँ, अभी तो सेकंड सीजन भी आनी है फ्रीडम एट मिडनाइट की। राइट। एक गुजराती फिल्म की है, होपफुली जनवरी में वो आएगी। डायरो है उस फिल्म का नाम। डायरो, ओके। या तो वेटिंग फॉर दैट। तो सर, जैसे कि आपने इतने सारे प्लेस किए, आई एम श्योर कि ऐसे इंसिडेंसेस है जहाँ पे, चाहे वो जर्नी हो, चाहे आप कहीं पे जाओ वेर यू आर विथ योर फ्रेंड्स और कलीग्स, प्रोफेशनल्स,
तो कोई ना कोई मस्ती तो चलती ही रहती है, चाहे प्रैंक्स हो, चाहे एक दूसरे के साथ कोई सीरियस टर्म्स पे बात कर लिया और फिर कुछ और निकला हो। तो आपने कभी ऐसा कुछ, बिकॉज़ आप थोड़े लाइक सीरियस टाइप एंड एट द सेम टाइम एकदम फन टाइप भी लगते हो, बट आपने कभी ऐसा किया है आपके अंदर थोड़ा वो मस्ती वाला कैरेक्टर? यार मस्ती तो यानी ऑफ यानी स्टेज या ऑफ कैमरा तो होती रहती है, बट एट द सेम टाइम यार ऑन स्टेज भी बहुत मस्तियाँ होती रहती हैं, आई मस्ट से। और जैसे कि विथ यानी हमने एक नाटक किया था परेश सर के साथ ही, किशन वशिष्ठ कन्हैया नाम का, जिसके ऊपर से Okay. फिर ओ माई गॉड नाम की फिल्म बनी। राइट। तो हम जो नाटक ये जो कर रहे थे, हम हमारे यूएस में शोज हुए थे नाटक के। तो उस नाटक के दरमियान मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था उसमें, और जो बाकी जो एक्टर है वो भी, मेरा एक दोस्त है वो भी कांति मड़िया सर के साथ काम कर चुका था। और कांति भाई की एक अलग बोलने की, उनका एक अलग लहजा है, और एक vibe। उनका एक कहे ना कि टिपिकल आवाज़ थी उनकी, एक नेज़ल टोन था कांति सर Got का। तो मैं जब स्टेज पे यानी पहली बार यानी उस सीन में जब मैं आया और मैंने कांति सर की स्टाइल में बोलना शुरू कर दिया था, और अब जो एक बार शुरू तो किया तो बाद में अब उसे कंटिन्यू करना था शो के एंड तक। और जब कभी भी मेरे उस दोस्त के साथ, सौनिल दरू है उसका नाम, तो उसके साथ जब कभी भी मैं सीन में आता था और जैसे ही हम लोग दोनों एक दूसरे की आंख में देखते थे, गजब हंस पड़ते थे हम लोग दोनों। राइट। तो उनके प्रेजेंस में होता था ये? नहीं उनकी प्रेजेंस में कभी नहीं। मौकरी लगे। अरे नहीं, ये तो एक अंदर की मस्ती। ये तो अंदर की मस्ती है। पर फिर तो हमने पूरा शो उस तरह से, और परेश सर भी जानते थे कि ये इस तरह से हुई है मस्ती, अब उसे कंटिन्यू करनी होगी, क्योंकि एक बार आपने उस कैरेक्टर को फॉलो किया, यानी आपने शुरुआत की है तो अब खत्म। अंत तक उसको उसी तरह से निभाना है। राइट। एंड इन दैट वे ही वॉज सो वेरी मच, यानी हमें यानी एक ही कैरेक्टर को अलग अलग तरह से परफॉर्म करना हो तो उसकी हमें बहुत ही खुली छूट दिया करते थे परेश सर। ओके। तो सर वो जो आप जैसा आप बोल रहे थे कि दैट मौकरी जो टोन था, जैसा नेजल, तो आप एक दो डायलॉग वैसे स्टाइल में आप बोल सकते हो तो हमें समझे कि हाउ इट हाँ, वाज। यानी वो इस तरह, यानी उनकी एक Understood. बोलने की स्टाइल थी, और वो क्या बोलने से पहले यूं करते हैं, हाँ बच्चा, और हर्षित क्या खबर, कैसे हो, बस ठीक। तो इस तरह से उनकी बात हुआ करती थी। और एकदम से अगर इस टोन में अगर आपसे कोई बातचीत करना शुरू कर दे तो सीरियस होना थोड़ा डिफिकल्ट। हाँ, और वो रोल था सीरियस और मैं बात कर रहा हूँ इस टोन में, तो वो जो सारा जो था वो बहुत ही अपने आप में एक फनी लग रहा था। और जब कभी भी सामने हम दोनों आते थे, और तो हमने बाद में एक दूसरे की आंखों में देखना बंद कर दिया था। मैं यूं बोल के डायलॉग बोलता था, उसकी आंख से आंख नहीं मिलाता था। नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज वो इतने सीनियर भी है, बट जब आप करते थे तब लाइक एवरी, आई एम श्योर पूरा रूम ही वो पूरा लेट हो जाता होगा। अरे भाई, वो बहुत बड़ी मुश्किल से बाद में वो कंप्लीशन तक उस टोन में मैंने किया, क्योंकि वो निभा पाना बहुत मुश्किल होता था। राइट। लेकिन अभी भी जो आपने टोन किया हम समझ गए बिना मिले कि वो कैसा होगा चीज़। डेफिनेटली। सर जैसे आप जैसे ये आपने जैसे कांति मड़िया सर का एग्जांपल दिया, वैसे आपने पहले भी बोला एक प्ले था आपका मारो पियो गयो रंगून, एंड उसमें का लाइक उसमें जो आपने सिंगिंग पार्ट था, आप अगर एक दो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर दे, इफ़ यू आर फाइन विद इट देन विल जस्ट बी हैप्पी कि एक दो चीज़ लाइक एनी टू लाइन्स दैट यू फील कि आपने गा लिया उसमें, तो हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा मज़ा भी आए, हमारे व्यूअर्स को भी मज़ा आए। बहुत ही बेहतरीन लिखा गया था ये नाटक। मिहिर भूता भाई ने लिखा था, और जो म्यूज़िक कंपोज हुआ था वो उदय भाई ने किया था, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। और डायरेक्टर थे हमारे सुनील शानबाग। तो उसमें ये गाना था कि हाँ या तो गाना कुछ इस तरह से है कि जग सागर मां नौका नाखी सुकान हाथे राखी,
જગ સાગરમાં નૌકા નાખી સુકાન હાથે રાખી સાત સમંદર ખેડ કરો તકદીરને સાથે રાખી ઘરમાં કૂણું ભાલ બાપનું માની શીળી છાય લડત જગતની ઘરથી જોતા ફકત રમત દેખાય દુનિયાને તળિયેથી ખૂંદો ત્યારે જાત પર ખાય માટે ઘોડાપુરને સંગ ઝઝુમો જીવને બાથે રાખી સાત સમંદર ખેડ કરો તકદીરને સાથે રાખી सात समंदर खेड करो तकदीर ने साथे राखी. वंडरफुल सर. एक्चुअली ये एक्चुअली हमें अगर इट वाज रियली गुड. इनफैक्ट यू वर थोड़े पहले आप कॉन्शियस थे बट नहीं अच्छा था ऐसा. हाँ यानी वो मैं लाइन याद कर रहा था, मुझे लाइन याद नहीं आ रही थी कि वो वो तो कहाँ से शुरू डेफिनेटली हो रहा इतने है. सालों के पहले की चीज़ है बट इट वाज अमेजिंग सर. Yeah. इट वाज वेरी नाइस. इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग इन. Thank you, thank you. थैंक यू सर.